जी, सेशन 2 का स्टार्ट करते हैं। और सेशन 2 में हमारा पहला टारगेट है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 सर, चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डाटा। टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डाटा। सबसे पहले हमें वर्ड डाटा को समझना है कि डाटा होता क्या है। तो क्या होता है डाटा, आपसे पूछते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। भाई ने कहा डाटा का मतलब है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप क्या कहेंगे? भाई ने उन्हीं की बात को आगे बढ़ाया, उन्होंने कहा कलेक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और कोई डाटा को डिफाइन कर सकता है? डाटा डाटा ठीक है, इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल सकती हो। कोई आसान मीनिंग इसका ज़हन में आता है? डिसीजन मेकिंग के लिए। और हाँ, अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है। ये तो आप मुझे उसकी खूबियाँ बता रहे हैं ना, मैं तो डाटा को डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि डाटा है क्या, हम किस चीज़ को डाटा कहते हैं। बेसिकली एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अभी तक प्रोसेस्ड नहीं है, ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स जिसके बारे में अभी मैं कोई राय कायम नहीं कर सकता। तो डाटा का जब भी वर्ड आए हमेशा इसका मतलब क्या होता है? रॉ। रॉ मीन्स कच्चा। ऐसे फैक्ट्स, ऐसी फिगर्स, ऐसी डिटेल जो कि अभी हतमी हालत में नहीं। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि सिंपल डाटा को यूज़ करके मैं कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता जब तक वो डाटा मैं एनालाइज ना कर लूँ। तो डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स और रिसर्च। डाटा तो हम कई तरीक़ों से हासिल करते हैं। हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है। तो डाटा को जब आप हासिल कर रहे हैं फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स और रिसर्च, ये इनपुट है फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस करेंगे टू जनरेट इनसाइट्स। सिंपल डाटा से आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। तो अब अगर कोई आपसे पूछेगा भाई डाटा क्या है, सबसे पहली बात क्या बताएंगे? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। सेकंड पॉइंट, कलेक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स और रिसर्च। तीसरा पॉइंट, यूज्ड एज एन इनपुट, यूज्ड एज एन इनपुट टू मेक डिसीजंस। मगर उसके लिए डाटा को क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके आप उससे क्या हासिल कर सकते हैं? इनसाइट्स। क्लियर? डाटा है क्या, हमें ये बात समझ आती है? समझ आती है। अब डाटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डिफरेंट क्या होती हैं? टाइप्स होती हैं जनाब। दो हमारे पास मेन टाइप्स हैं। पहली कहलाती है क्वालिटेटिव डाटा, दूसरी कहलाती है क्वांटिटेटिव डाटा। अब ये क्वेश्चन आईकैब में कैसे आ सकता है? एक शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, या ये वो MCQs में टेस्ट कर सकता है कि भाई क्वालिटेटिव की बातें बता दें, क्वांटिटेटिव वाली बातें पूछ लेगा आपसे। तो क्वालिटेटिव डाटा, नाम से ज़ाहिर है वर्ड का यूज़ हो रहा है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? फीचर्स, प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये वो डाटा है जो कि नॉन न्यूमेरिकल, ये वो डाटा है जो कि नॉन न्यूमेरिकल है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? क्वांटिटेटिव। ये डाटा कौन सा होगा? न्यूमेरिकल। बहुत सिंपल। तो क्वांटिटेटिव कौन सा है? न्यूमेरिकल। एंड व्हाट इज क्वालिटेटिव? नॉन न्यूमेरिकल। फिर क्वालिटेटिव की दो बातें हैं। नंबर 1 नॉमिनल, नंबर 2 ऑर्डिनल। नंबर 1 नॉमिनल, नंबर 2 ऑर्डिनल। नंबर 1 नॉमिनल, नंबर 2 ऑर्डिनल। नॉमिनल, नॉमिनल शुरू किससे हो रहा है? नो से। शुरू किससे हो रहा है? नो से। ये वो डाटा है जिसमें किसी भी तरह का कोई ऑर्डर, कोई रैंक, कोई सिस्टम नहीं है। ये फ्री फ्लोइंग डाटा, इसका आप कोई भी दर्जा कायम नहीं कर सकते, इसको किसी भी रैंक में प्लेस नहीं कर सकते। तो इसके ऑपोजिट कौन सा होगा फिर? ऑर्डिनल। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ORD से। तो ORD से और क्या बनता है? ऑर्डर। ऑर्डिनल डाटा वो डाटा है जिसमें रैंकिंग पाई जाती है, जिसमें कोई ऑर्डर पाया जाता है।
क्या पाया जाता है इसमें दोस्त? ऑर्डर पाया जाता है। एग्जाम्पल्स मैं आपसे कहूँ, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 5, 6, 7, 8, ये डाटा कौन सा है? ये ऑर्डिनल है। मैं रैंक कर रहा हूँ, पहली जमात, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी। मगर अगर मैं आपसे कहूँ रेड, ब्लू, पर्पल, ग्रीन, वाइट, क्या ये कोई ऑर्डर है? नहीं। ये क्या कहलाएगा? नॉमिनल डाटा। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? नॉमिनल डाटा। ब्लड ग्रुप क्या है? नॉमिनल डाटा। इसी तरह आपकी क्लास रैंकिंग्स, ऑर्डिनल डाटा। सेटिस्फैक्शन लेवल, कि आप डिससेटिस्फाइड हैं, आप न्यूट्रल हैं, आप एवरेज में, आप खुश हैं, आप नाराज़ हैं, ये एक रैंक है, एक दर्जे हैं। तो ये कहाँ पे आएगा? ऑर्डिनल डाटा में। इसी तरह ब्लड ग्रुप हो गया, जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, ये सब के सब कोई रैंक खास नहीं रखते, ये कहाँ पे चले जाएंगे मेरे पास? नॉमिनल डाटा। तो रिपीट करते हैं, डाटा क्या था? raw facts and figures collected from observations, research, measurements, used as an input, किसके लिए? for processing, analysis, ताकि इससे क्या हासिल की जा सके? बिजनेस इंसाइट्स। हम लोगों ने बात की ये दो तरह का होता है। पहली किस्म कौन सी है? क्वालिटेटिव। दूसरी कौन सी है? क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में दो बातें, एक ऑर्डिनल, एक नॉमिनल। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डिनल, ऑर्डर नहीं है तो नॉमिनल। अब इधर आ जाए, क्वांटिटेटिव भी दो बातें। पहला कौन सा है? डिस्क्रीट। दूसरा कौन सा है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मींस ऐसा डाटा जो कि डेसिमल में जा सकता, जो कि फ्रैक्शंस में जा सकता। किसमें जा सकता है? फ्रैक्शंस में जा सकता है, डेसिमल्स में जा सकता। और डिस्क्रीट क्या है? नो फ्रैक्शंस, नो डेसिमल। ये सिंपल होल नंबर डाटा। आपकी एज क्या होल नंबर है कि डेसिमल में है? डेसिमल में है, क्योंकि डेज भी इसमें आते हैं, मिनट्स भी इसमें आते हैं, सेकंड्स भी इसमें आते हैं। तो ये क्या कहलाएगी आपकी? डिस्क्रीट की कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। इसी तरह टेम्परेचर कंटिन्यूअस डाटा है, वेट कंटिन्यूअस डाटा है, मगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन क्लास ये क्या है? डिस्क्रीट डाटा। ये डेसिमल में काउंट नहीं हो सकते। नंबर ऑफ चेयर्स इन क्लास, डिस्क्रीट। कितने एसी लगे हुए क्लास में? डिस्क्रीट। तो ये सब का सब क्या है? डिस्क्रीट डाटा। तो डिस्क्रीट डाटा वो जिसमें कोई फ्रैक्शन ना हो, कोई डेसिमल ना हो, और कंटिन्यूअस वो जो डेसिमल में, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट की जा सके। डन। तो आई होप ये स्लाइड से आपको टाइप्स तो क्लियर हो गई हैं। तो चैप्टर की पहली मेन बात हमें पता चल गई। चैप्टर की दूसरी मेन बात, कैटेगरीज ऑफ डाटा। सर 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली कौन सी? स्ट्रक्चर्ड डाटा। दूसरी कौन सी? अनस्ट्रक्चर्ड। तीसरी कौन सी? सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा वो डाटा होता है जिसको हम टेबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम रोज एंड कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम प्रेजेंट ही टेबुलर स्ट्रक्चर में करते हैं। तो फिर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा होगा? जो टेबुलर फॉर्म में नहीं है। इसको हम प्यार से कहते हैं फ्री फ्लोइंग डाटा। क्या कहते हैं? फ्री फ्लोइंग डाटा। यानी कि इसको मैं टेबुलर फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकता, इसको हम किसी और फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे MP4 हो गया, MP3 गाने हो गए, वॉइस नोट्स हो गए, इमेजेस हो गई, कस्टमर के रिव्यूज़ हो गए। ये सारा ओपन सोर्स्ड है। ये सारा सोर्स कौन सा है? ओपन सोर्स है। इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। मगर स्ट्रक्चर्ड का फिक्स्ड फॉर्मेट है। वो क्या है? रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम। और जिस डेटाबेस में स्टोर होता है उसका नाम SQL। अच्छा, सर्च करना किससे ज़्यादा आसान होता है? स्ट्रक्चर्ड से। एनालिसिस करना स्ट्रक्चर्ड से। अच्छा, कौन से डाटा को सेव करने में ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी? अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड। इसकी फाइल शायद KBs में हो, MBs में हो, ये GBs में होता है। ऑडियो फाइल GBs में जाती है, वीडियो फाइल, पूरी वीडियो GBs में स्टोर हो रही होती है। तो पहली कैटेगरी कौन सी है? स्ट्रक्चर्ड डाटा। कोई एग्जांपल ध्यान में आती है? कॉलेज
आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको एक टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर देता है कि बच्चा कब आया था, एनरोलमेंट कब कराई, कौन सी क्लास ले रहा है, अगली दफ़ा कौन सी क्लास ली, फिर कौन सी क्लास ली, कितनी फ़ीस आई, कितनी फ़ीस गई। ये सब कुछ रोज़ एंड कॉलम्स में क्या हो रहा होता है, सेव हो रहा होता है। इसी तरह कंपनी में हर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो भी किस फॉर्म में सेव होती है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सेव होती है। जो आप डबल एंट्री पास करते हैं वो किस फॉर्म में सेव होती है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सेव होती है। और जो अनस्ट्रक्चर्ड है, ईमेल्स, वीडियोस, इमेजेस, ऑडियो फाइल्स, कस्टमर रिव्यूज़। अच्छा, ईमेल्स के अंदर दो बातें होती हैं, एक इसकी बॉडी होती है और एक इसका हेडर होता है। एक इसका बॉडी पोर्शन है और एक इसका हेडर पोर्शन है। जो इसकी बॉडी है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। तो ईमेल पूरा अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ कौन सा पोर्शन अनस्ट्रक्चर्ड होता है, बॉडी वाला। और इसका हेडर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर्ड होता है कि हम किसको ईमेल भेज रहे हैं, कब भेज रहे हैं, किस टाइम पे भेज रहे हैं, उसका एक प्रॉपर लॉग मेंटेन हो रहा होता है। क्या मेंटेन हो रहा होता है, क्या मेंटेन हो उसका होता है, लॉग मेंटेन होता है। तो अगर मैं सिर्फ ईमेल की बॉडी की बात करूं अनस्ट्रक्चर्ड है, सिर्फ ईमेल के हेडर की बात करूं तो क्या है, स्ट्रक्चर्ड है। टोटल ईमेल की बात करूं तो क्या बन जाएगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो ये क्या होता है, ऐसा तरीक़ाकार जिसमें कुछ पोर्शन किसका हो, स्ट्रक्चर्ड का, कुछ किसका हो, अनस्ट्रक्चर्ड का। हाफ हाफ कहना गलत है, कुछ पोर्शन किसका हो, स्ट्रक्चर्ड का, कुछ किसका हो, अनस्ट्रक्चर्ड का। तो डेटा दैट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेबल स्ट्रक्चर। हाँ, कुछ इसमें टैग्स और मार्कर्स होते हैं जिसको यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, कुछ टैग्स एंड मार्कर्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हैशटैग लगाते हैं, कभी हैशटैग देखा है? तो जब आप कोई ऐसा वर्ड सर्च करते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उस नाम के साथ, उस टैग के साथ, तो जिस वीडियो पे वो टैग लगा होता है वो आपके सामने ला के रख देता है। तो जब आप हैशटैग्स लगाते हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाती है, मगर ये टेबुलर फॉर्म में स्टोर नहीं होता, स्टोर ये ओपन फॉर्म में ही होता है। हाँ, अगर इसके पीछे कोई लॉग फाइल मेंटेन हो रही है तो वो लॉग फाइल नॉर्मली किस फॉर्म में जाएगी, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जाएगी। तो डाटा की कितनी कैटेगरीज होगी हमारे पास, 3। पहले कौन सी है, स्ट्रक्चर्ड। इसके क्या फीचर्स हैं, फिक्स्ड फॉर्मेट, रोज एंड कॉलम्स, इजीली स्टोर्ड इन डेटाबेसेस कॉल्ड एज एसक्यूएल, इजी टू सर्च एंड एनालिसिस। अनस्ट्रक्चर्ड, कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, इंक्लूड्स टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस वगैरह, रिक्वायर्ड स्पेशल टूल्स टू स्टोर एंड एनालाइज, हार्डर टू सर्च एंड एनालाइज। यहाँ पे आ जाए, दोनों का पार्शियल स्ट्रक्चर है, यूजेस टैग्स और मार्कर्स, नॉट इन प्योर टेबल फॉर्मेट, ईजियर देन अनस्ट्रक्चर्ड मगर कम्प्लेक्स देन स्ट्रक्चर। तो अगर वो आपसे 3-4 नंबर के लिए कह दे कि भाई तीनों को साइड बाय साइड कंपेयर करें, तो कुछ ये फीचर्स लिख के आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। फिर डाटा को हासिल कैसे किया जाता है, सोर्सेस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं। 2 कैटेगरीज हैं, एक है इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, एक कैटेगरी है प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। पहले बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी की। प्राइमरी सोर्स कौन सी होती है, फर्स्ट हैंड। ये वो डाटा है जो कि आप फर्स्ट हैंड हासिल करना चाहते हैं, ये वो डाटा है जो कि आप अपने लिए हासिल करना चाहते हैं, अपने पर्पस को मीट करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। यानी कि ये वो डाटा है जो कि आपका अपना है, आप उसको अपने लिए हासिल कर रहे हैं, किसी और के लिए हासिल नहीं कर रहे। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। न्यू डाटा कलेक्टेड फर्स्ट हैंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस बाय द रिसर्चर। एग्जाम्पल्स क्या हैं, पढ़ें ज़रा। सर्वेज हैं, इंटरव्यूज़ हैं और क्वेश्चनेयर्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशंस हैं, मीटिंग्स हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप खुद हासिल कर रहे हैं उसका क्या करवा रहे होंगे, सर्वे, उसके बारे में इंटरव्यूज़ ले रहे होंगे, उसके बारे में कुछ क्वेश्चनेयर्स बनाए होंगे, कुछ आप खुद ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो कहाँ पे चला जाएगा, प्राइमरी सोर्स में। तो सेकेंडरी सोर्स क्या होगी, वो सोर्स जो कि आपकी अपनी डायरेक्टली नहीं है, वो हासिल किसी और ने किया था
अपने प्राइमरी पर्पस के लिए, मगर अब आप उसको यूज़ कर रहे हैं अपने मकसद के लिए। हासिल किसी और ने किया था, किस मकसद के लिए? अपने प्राइमरी के लिए, बट अब चूंकि आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए क्या बन गया वो? सेकेंडरी। फॉर एग्जाम्पल सेंसस डाटा। ये सेंसस क्या होता है? मरदमशुमारी। भाई गवर्नमेंट ने कराई मरदमशुमारी, नेस्ले वालों ने कहा इनका डाटा लेके आओ, हम देखेंगे कितने परसेंट आबादी अमीरों की, कितने परसेंट गरीबों की है, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को वैसे डिज़ाइन कर सकें। मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, नए बच्चे कितने आ रहे हैं, बूढ़े लोग कितने हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को यूं ही डिज़ाइन नहीं कर लेती, वो देखती हैं कि उनका मार्केट में यूज़र कौन है, उस यूज़र को सामने रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करती हैं ताकि वो प्रोडक्ट्स बिकें, तभी उनको फ़ायदा होगा। रिसर्च पेपर्स, कंपनी की रिपोर्ट्स, हर कंपनी ने जो रिपोर्ट्स बना के पब्लिकली अवेलेबल कर दी हैं और एक कंपैरेटर आके उनको पढ़ रहा है, तो कंपैरेटर के लिए वो इन्फॉर्मेशन क्या है? सेकेंडरी। मगर उस कंपैरेटर की अपनी बनाई हुई रिपोर्ट्स अपनी कंपनी की क्या बन जाएंगी? प्राइमरी। ये बात समझ आई? न्यूज़ में छपी हुई इन्फॉर्मेशन, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, पब्लिकली अवेलेबल डाटाबेसेस, ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी? सेकेंडरी सोर्सेज। और प्राइमरी क्या है? जो कि आपने सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किए, किसी और का मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं की। फिर फर्स्ट कैटेगरी पे आए, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। अब नाम से ज़ाहिर है, इंटरनल किसे कहेंगे? जो कंपनी के अंदर क्रिएट हो रहा, जो इदारे के अंदर क्रिएट हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? इंटरनल सोर्स। और एक्सटर्नल सोर्स क्या है? डाटा विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बाहर से अगर आप कुछ लेके आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल से क्या मुराद है? कंपनी के अंदर जनरेट हो रहा डाटा, सेल्स डाटा, परचेज डाटा, एचआर का डाटा, इन्वेंट्री का डाटा, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना क्रिएटेड डाटा कहाँ पे चला जाएगा? इंटरनल सोर्स डाटा में। और जो मैं बाहर से हासिल कर रहा हूँ, मार्केट रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, कंपैरेटर का डाटा, ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? एक्सटर्नल सोर्स। ये क्या बन जाएगा दोस्त? एक्सटर्नल सोर्स बन जाएगा। फिर यही एक्सटर्नल सोर्स कैन बी प्राइमरी एंड इट कैन बी सेकेंडरी। एक्सटर्नल सोर्स से डाटा ले रहा हूँ, अपने मकसद के लिए ले रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा? प्राइमरी। दूसरे ने हासिल किया था उसका यूज़ कर रहा हूँ, क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। तो दो मेन कैटेगरीज हैं। पहली कौन सी है? इंटरनल और एक्सटर्नल। दूसरी कौन सी है? प्राइमरी और सेकेंडरी। इंटरनल जनरेटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल जनरेटेड आउटसाइड। बस ये फ़र्क ध्यान में रखें, प्राइमरी फर्स्ट हैंड और सेकेंडरी ऑलरेडी किसी ने हासिल कर रखी थी, इसमें अब हमारा कोई कमाल नहीं। जी याद रखो क्या? चौथी चीज़, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड डाटा कलेक्शन। क्या आपके नज़दीक क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है जब एक कंपनी अच्छे तरीके से डाटा को हासिल कर रही है? तो उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे? क्या बेनिफिट मिलेंगे? आपके सामने लिखा हुआ है, गुड डाटा, बेटर एनालिसिस, उससे बेटर डिसीजन मेकिंग, उससे बिजनेस की ग्रोथ। तो जब भी आपने एक अच्छा डाटा हासिल किया है, उस अच्छे डाटा के ऊपर आप बेटर उसको एनालिसिस कर रहे हैं, उससे बेटर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और उससे आपके बिजनेस को क्या मिल रही है? ग्रोथ मिल रही है। अगर यही चीज़ आप ख़राब कर दें तो ये जो बेटर हुआ था ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। उससे क्या होगा? बैड डिसीजन। उससे क्या होगा? बिजनेस को फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा और कस्टमर का ट्रस्ट और रेपुटेशन भी आपकी क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, गुड डाटा, गुड एनालिसिस, गुड एनालिसिस, गुड डिसीजन मेकिंग, गुड डिसीजन मेकिंग, बिजनेस ग्रो। बैड डाटा, रॉन्ग एनालिसिस, इससे बैड डिसीजंस, इससे बिजनेस को लॉसेस और उससे आपको नुकसान, उससे आपको नुकसान। फिर एक कोड ज़हन में रखें, ART या ART ज़हन में रख लें या TAR ज़हन में रख लें या RAT ज़हन में रख लें, कुछ भी बना लें, आर्ट, रैट, टार, कुछ भी। इट स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी, रेलेवेंस और टाइमलीनेस। ये तीन आपने बातें अपने पल्ले से बांध लेनी है।
डाटा जो भी हासिल करें इट शुड बी एक्यूरेट। जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं इसका मतलब है कि उसमें कोई एरर्स नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं है, उस पर मैं क्या कर सकता हूँ, रिलायबिलिटी का मुजाहरा कर सकता हूँ। वो भी डाटा मेरे लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल है और ये इंश्योर करता है कि इन्फॉर्मेशन उसमें क्या आ रही है, करेक्ट आ रही है। इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है उसमें दोस्त, करेक्ट आ रही है। तो जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 रिड्यूसेस एरर्स, इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी, इंश्योर्स करेक्ट इन्फॉर्मेशन। और जब मैं बात करता हूँ रेलेवेंस की, तो डाटा मैं कौन सा हासिल करूँ जो कि मेरे पर्पस के लिए रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है, रेलेवेंट है। तो जब रेलेवेंट डाटा आएगा तो वो मेरे किससे मैच करना चाहिए, बिजनेस के गोल से। जितना ज़्यादा रेलेवेंट डाटा होगा उतनी ज़्यादा मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ, प्रॉब्लम्स। जितना ज़्यादा रेलेवेंट डाटा होगा उतनी ज़्यादा मैं क्या हासिल कर सकता हूँ, बिजनेस इंसाइट्स। और तीसरा क्या है, टाइमलीनेस। आज का डाटा मुझे आज चाहिए। अगर मैं आज बैठ के 2020 का डाटा यूज़ कर रहा हूँ, 22 का यूज़ कर रहा हूँ, 23 का यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या वो आज मेरे लिए फ़ायदेमंद है, नहीं। इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद वो आज मेरे लिए नहीं है। तो डाटा हमेशा क्या होना चाहिए, अप टू डेट। हेल्प्स इन क्विक रिस्पॉन्स, प्रोवाइड्स competitive advantage in the market, provides competitive advantage in the market। तो 3 चीज़ें, नंबर 1 पहला क्या था, एक्यूरेसी, रेलेवेंस और टाइमलीनेस। ये 3 चीज़ें आईकैब ने पूछी भी हैं। रिसेंट पेपर में ये सवाल था कि बताएं अच्छा डाटा कलेक्ट करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये 3 फ़ायदे हैं। नंबर 1 एक्यूरेसी मिलती है, रेलेवेंस मिलती है और टाइमलीनेस मिलती है। याद है ओके, कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई मसला। इस चैप्टर की आखिरी बात, कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप पे। क्या है आप पे, 5 एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बेसिकली होता ये है कि जब आप डाटा को कलेक्ट करते हैं तो डाटा कलेक्टर के ऊपर ये जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। पहली कौन सी है, प्राइवेसी। क्या मतलब, कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि अब वो डाटा जो उसने हासिल किया उसको क्या रखे, प्राइवेट रखे, किसी को डिस्क्लोज ना करे। जितना भी डाटा उसने हासिल कर लिया है वो हमेशा कितना होना चाहिए, नेसेसरी, यानी कि गैर ज़रूरी डाटा हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। और रिस्पेक्ट करें इंडिविजुअल्स प्राइवेसी। सेकंड क्या है, ट्रांसपेरेंसी, जिससे जो डाटा लिया जा रहा है उसको बताओ कि मैं तुमसे इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ तो इसका पर्पज़ क्या है, उसको बताओ कि वाई आई एम टेकिंग दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। तो बी क्लियर अबाउट हाउ डाटा विल बी यूज्ड, इन्फॉर्म यूज़र अबाउट द कलेक्शन मेथड्स, उसको बताएं कि हम क्यों ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं। तीसरा क्या है, सिक्योरिटी, जिसने हासिल किया जिम्मेदार भी कौन है उसको सिक्योर रखने का, डाटा कलेक्टर। उसकी जिम्मेदारी कि उसको सिक्योर रखे, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाए। और उसको सिक्योर रखने के लिए सबसे अच्छा फीचर क्या होता है, एनक्रिप्शन। ये क्या होती है, एनक्रिप्शन क्या होती है, लॉक कर देना, डाटा को एनक्रिप्ट कर देना, डिजिटल लॉक कर देना। चौथा क्या है, फेयरनेस। फेयरनेस मीन्स कि जो आप डाटा एक बंदे से हासिल कर रहे हो वैसा ही डाटा क्या करना है, दूसरे से भी हासिल करना है। भेदभाव नहीं होना चाहिए, फेयर तरीके से चलें, इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट करें। और पांचवा क्या है, अकाउंटेबिलिटी। भाई जो डाटा हासिल कर रहा है जिम्मेदार भी कौन है, वो शख्स, अकाउंटेबल कौन है, वो शख्स। तो ये 5 बातें आई होप आ सकती हैं किसी भी अटैम्प्ट में। आई क्या पूछ सकता है कि भाई बताएं एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो पहली कौन सी है, प्राइवेसी, दूसरी ट्रांसपेरेंसी, तीसरी फेयरनेस, चौथी सिक्योरिटी और पांचवी अकाउंटेबिलिटी। अभी आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो ये 5 बातें हमें समझ आती हैं। इसकी ज़रूरत क्यों है, इट बिल्ड्स ट्रस्ट, इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल, इंश्योर्स कि हमने तमाम लीगल कंप्लाइंसेस कर दी हैं, इम्प्रूव्स कंपनी की रेपुटेशन और सपोर्ट सस्टेनेबल ग्रोथ। आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता डाटा अपना प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। आप 1 गो में अगर सब कुछ मांग लेंगे ट्रस्ट होगा उसको,
नहीं होगा। तो सस्टेनेबल कहते हैं तरक्की करना स्टेप बाय स्टेप, करना कैसे, स्टेप बाय स्टेप। फिर पाकिस्तान में लॉज कौन से यूज़ हो रहे हैं, पैका, एनसीएसपी और ईटीओ नाम, और ग्लोबल कौन से यूज़ हो रहे हैं, यूरोप में कौन सा है जीडीपीआर, और यूएसए में कौन सा सीसीपीए। तो ये दिल पे नहीं लेना, इसको दिल पे नहीं लेना, दिल पे लेना क्या है, ये 5 बात है। दिल पे क्या लेना है, ये 5 बात है। याद है, ओके, क्लियर है, पक्की बात है। तो अब अगर मैं इस चैप्टर को गौर से देखूं तो इस चैप्टर में मेरे पास कितनी बातें थी। हमने शुरू कहाँ से किया था, टाइप से। टाइप्स की एग्ज़ाम इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, क्या आ सकता है, अगर आए तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड या अच्छे एमसीक्यूज इसमें से डेवलप किए जा सकते हैं। फिर कैटेगरीज, इस पूरे चैप्टर में जो सबसे काम की बात है वो क्या है, कैटेगरीज। उसके बाद क्या है, सोर्सेस, जो 4 तरह की थी। उसके बाद इंपॉर्टेंस है, एथिकल कंसिडरेशंस है, इनकी एग्ज़ाम वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं है, बट अगर आएंगे भी तो ये मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके के ही सवाल होंगे। तो अब जब आप ये चैप्टर तैयार करने के लिए बैठे, एक तो मैंने बढ़ा दिया, समझ आ गया, अब जब आप घर पे उसको रिवाइज करें तो आपने इस सीक्वेंस पे रिवाइज नहीं करना, आपने रिवीजन करनी है इस सीक्वेंस के मुताबिक। सबसे पहले क्या करें, कैटेगरीज, उसके बाद क्या करें, सोर्सेज, उसके बाद बाकी कर लें। बात समझ आई। फिर दीज आर द QR कोड्स, एक एक करके स्कैन करते जाएंगे तो इससे रेलेवेंट ड्राफ्टिंग के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, जो कि सिर्फ टारगेट कर रहे हैं किसको, चैप्टर नंबर 1 को। कितना सवाल है मेरे पास, 1 2 3 5 ऊपर है और 4 नीचे हैं, तो 9 सवाल है। कितने सवाल है जनाब, 9 सवाल हैं। अगर आप इन 9 में से 2 भी लिख लें हाथ से तो चीज़ें आपके लिए मज़ीद क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ओके है। अब एक काम करते हैं, जल्दी से इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं इन सवालों के थ्रू। तैयार है। पहला सवाल कहता है, अ सर्वे रिकॉर्ड वेदर कस्टमर्स चूज सेटिस्फाइड, न्यूट्रल और डिससेटिस्फाइड। ये किस तरह का डाटा है, ऑर्डिनल डाटा है। एक हॉस्पिटल ने ब्लड ग्रुप लिया ए बी और ओ, ये नॉमिनल है। एक फैक्ट्री ने काउंट की 120 डिफेक्टिव आइटम्स टुडे, डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट है। अ लैब रिकॉर्ड्स द एग्जैक्ट वेट, कंटिन्यूस है। व्हाट आर द 2 मेन क्लासिफिकेशंस ऑफ डाटा बेस्ड ऑन इट्स नेचर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। A firm receives hundreds of customers emails daily with no standard layout, कोई layout उसका नहीं है। Which category is this, unstructured। नीचे वाला पढ़े, our developer stores product details in JSON file। वर्ड आ गया, सेमी स्ट्रक्चर्ड ज़हन में आ जाना चाहिए। एक एनालिस्ट ने यूज़ किया है SQL 2, ये किस में जाएगा, स्ट्रक्चर्ड में, क्योंकि SQL एक क्या है, डेटाबेस है। A student says XML data is unstructured because it lacks tables। कहीं करेक्ट है, नहीं, XML आपकी क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है। तो सेमी स्ट्रक्चर में टेबल्स नहीं होते, क्या होते हैं, टैग्स एंड मार्कर्स होते हैं। A retailer uses census data published by the Pakistan Bureau of Statistics। What source is this? बाहर से ले रहा है, एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल में कौन सा है, सेकेंडरी। तो उसको एक्सटर्नल भी कह सकते हैं और उसको सेकेंडरी भी कह सकते हैं। मजीद, अ फर्म कंडक्ट्स इट्स ओन सर्वे टू मेजर सेटिस्फेक्शन आफ्टर अ प्रोडक्ट। ओन कर रहा है ना, तो प्राइमरी। अ कंपनीज HR सिस्टम स्टोर्स एम्प्लॉयज सैलरीज एंड जॉब टाइटल्स, अपना है, स्टोर कर रही है तो इंटरनल है। इज सेकेंडरी डाटा ऑलवेज लेस रिलायबल? देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है कि क्या सेकेंडरी डाटा हमेशा कम रिलायबल होता है, नहीं। नो रिलायबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल डाटा कलेक्शन एंड मेथड्स, नॉट द सोर्स टाइप। तो जो हासिल कर रहा है वो तो फिर उसके फैक्टर्स होंगे ना, कि अगर ये फैक्टर्स काम कर रहे हैं तो फिर ये हमेशा क्या होगा, ज़्यादा रिलायबल होगा। एन इंश्योरर मेल्स पॉलिसी रिन्यूअल्स यूजिंग 5 years old कस्टमर एड्रेस।
विच कलेक्शन फेल्स, 5 साल पीछे, यानी कि जो डाटा टाइमली अपडेटेड नहीं हुआ। A firm gathers survey responses from an unverified online panel. Unverified, क्या मिसिंग है? Accuracy. क्या मिसिंग है? Accuracy. A company collects data that does not match with its business. Relevance नहीं है। हमने क्या कहा था कि जो भी आप डाटा हासिल कर रहे हो that should match your business objectives and goals. A hiring algorithm rejects candidates because of biasness in the training data. उसमें कोई ऐसा कोड लगा हुआ है जिससे वो biased behavior शो कर रहा है। तो क्या चीज़ मिसिंग है? फेयरनेस, पॉलिसी ऑफ फेयरनेस मिसिंग है। A company collects employees' health data without informing transparency. हमें इन्फॉर्म करना है कि हम आपसे डाटा ले रहे हैं, ये क्या है? ट्रांसपेरेंसी। ये क्या है? ट्रांसपेरेंसी। विच पाकिस्तानी लॉ, पाकिस्तान में कौन से लॉ काम कर रहे हैं जनाब? पैका काम कर रहा है। यूरोप में कौन सा काम कर रहा है? GDPR काम कर रहा है। तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ है कि आपको चैप्टर तो आ गया, मगर ये 5 बातें आपको तंग कर रही हैं। दोबारा कर लेते हैं। व्हाट इज़ टाइमलीनेस? डाटा शुड ऑलवेज बी अपडेटेड। जितना पुराना डाटा होगा उतनी अच्छी डिसीजन मेकिंग आप नहीं कर सकते। सेकंड क्या है? एक्यूरेसी। जो डाटा हासिल कर रहे हैं दैट शुड बी फ्रॉम अ वेरीफाइड सोर्स, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा उसमें गलतियां उतनी कम होंगी, जितनी कम गलतियां होंगी फ़ायदा उतना ज़्यादा होगा। रेलेवेंस। जो डाटा हासिल कर रहे हैं अपने बिजनेस के पर्पज़ के लिए, बिजनेस के गोल्स हासिल कर रहे हैं। फेयरनेस। कभी भी कलेक्शन करते हुए बायसनेस नहीं रखनी, जो एक से हासिल कर रहे हैं वही दूसरे से भी हासिल करें। और आखिरी क्या है? ट्रांसपेरेंसी। जो डाटा हासिल कर रहे हैं अगले बंदे को बताएं कि मैं ये आपसे डाटा ले रहा हूँ, इस पर्पस के लिए ले रहा हूँ, इस मकसद के लिए ले रहा हूँ। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चैप्टर 1 समाप्त हुआ।